तो आज का जो स्टोरी है वो है फ्लेमिंगो चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग। ये रिटन है एनिस जंग ने। इस स्टोरी को लिखा था जिनका बर्थ 1964 में हुआ था। Here she analyzed the grinding poverty and tradition which governed his children to a life of exploitation. तो चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछता हूँ जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उससे मिलता हूँ। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। हरियाली के बीच में बने अपने घर को उसे जरा भी याद नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत से तूफान आए जो उनके घरों और खेतों को उड़ा कर ले गए। यही कारण है कि वे सोने की तलाश में उस बड़े शहर में आ गए जहाँ अब वो रहते हैं। स्कूल जाओ, मैं यूं ही कह देता हूँ, पर तुरंत ही ध्यान आता है कि यह सलाह कितनी खलखुली लगती होगी। मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा, साहब कहता है। अगर मैं एक स्कूल प्रारंभ करूं तो तुम आओगे? मैं पूछता हूँ। हाँ, एक चौड़ी मुस्कुराहट से वह कहता है। साहब कहता है, हाँ। कुछ दिन बाद मैं उससे भागकर अपने पास आता देखता हूँ। आपका स्कूल क्या तैयार हुआ? साहब पूछता है मुझसे, क्या आपका स्कूल तैयार हुआ? एक झूठे वादे का असमंजस में पड़ मैं कहता हूँ, स्कूल बनने में अधिक समय लगता है। मेरे जैसे वादे तो उसकी धुंधली अंधेरी दुनिया में भी भरे पड़े हैं। उससे जानने में कई महीने बाद मैं उसका नाम पूछता हूँ। साहिब आलम, वह घोषणा करता है। वह नहीं जानता था कि इसका अर्थ क्या है। अगर वह इसका अर्थ जानता तो ब्रह्मांड का स्वामी, तो उससे विश्वास करना मुश्किल हो जाता। उसका नाम का मतलब था ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अपने नाम का अर्थ से अनजान वह अपने मित्रों के साथ घूमता रहता। वह नंगे पैर वाले लड़कों की ऐसी सेना है जो सुबह के पक्षियों की तरह निकल पड़ती और दोपहर होते होते अदृश्य हो जाती। कई महीने बाद अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानता हूँ। तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? मैं उनमें से एक से पूछता हूँ। मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा, वह सीधा सा उत्तर देता है। अगर वह उतार भी देता तो यह उन्हें फेंक देगा। एक अन्य लड़का कहता है, मैं मैच न करने वाले जूता पहना था, जिसने मैच न करने वाले जूते पहने थे। जब मैं इस पर टिप्पणी करता वह अपने पैर बदलता, कुछ चलता सा और कुछ बोलता नहीं। मुझे जूते चाहिए, एक ऐसा लड़का कहता है जिसे जीवन में कभी जूते नहीं मिले। देश में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए मैंने नगरों और ग्रामीणों मार्ग पर बच्चे को नंगे पैर चलते देखा है। एक उत्तर मिलता है कि नंगे पैर रहना गरीबी नहीं है, बल्कि परंपरा है। मैं सोचता हूँ कि कहीं यह लगातार चलने वाली गरीबी को समझाने का एक प्रयास मात्र तो नहीं। मुझे एक कहानी याद आती है जो उद्यपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एक छोटा लड़का के रूप में वह स्कूल जाता है हुए एक मंदिर के पास से गुजरता है जहाँ उसका पिता पुजारी था। वह कुछ देर के लिए मंदिर पर रुक कर जूते को एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता है। 30 वर्ष बाद मैं उसके नगर और मंदिर पर गया जो अब निर्जनता में डूबा हुआ था। पक्षी के आगमन में जहां नए पुजारी रहते थे, लाल और सफेद प्लास्टिक और कुर्सियां पड़ी हुई थी। भूरी यूनिफॉर्म के साथ जुराब और जूते पहने एक छोटा सा लड़का हाफता हुआ वहां आया और उसने अपने स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर पटक दिया। मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक अन्य लड़के ने देवी से की थी जब उसे अनंत एक जोड़ी जूते मिल गए। मैं इन जूतों को कभी नहीं खोऊंगा। देवी ने उससे प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुजारी की बेटी की तरह छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे हैं, परंतु मेरी पड़ोस के रहने वाले कूड़ा बीनने वाले लड़के की तरह बहुत से अन्य अभी भी बिना जूते के हैं। कूड़ा बीनने वाले में मेरी पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, एक स्थान जो दिल्ली के किनारे बसा है, लेकिन रूपक के रूप कहूँ तो दिल्ली से बड़ी दूर है। यहाँ रहने वाले के अत्यधिक निवासी हैं जो बहुत पहले 1971 में बांग्लादेश से चले आए थे। साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी उन दिनों का वीरान स्थान था, अभी भी है, पर अब खाली नहीं है। यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले बिना सीवेज नालियां अथवा पानी के कनेक्शन की माटी के ढांचे में टीन और टारपिलिन के बनी छतों के नीचे रहते हैं। बिना किसी पहचान के वे यहाँ 30 से अधिक वर्ष से रह रहे हैं। उन पर परमिट नहीं है, पर राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है
और उससे वे अनाज खरीद सकते हैं। जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की जरूरत है। अगर दिन ढलने पर हमें अपने परिवार का खाना दे सके और बिना पेट दर्द के सो सके, तो उन खेतों के स्थान पर जिससे कई अनाज नहीं मिलता था, हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। फटी साड़ियाँ पहने औरत का समूह यह बात तब मुझे बताता है जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता वहाँ वे अपना टेंट गाड़ देते हैं, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। बच्चे वहाँ बड़े होते हैं और अपने जीवन के हिस्सेदार बन जाते हैं, और सीमापुरी में जीवन का मतलब है कूड़ा बिनना। वर्षों के बीतने के साथ इसकी एक सुंदर कला का रूप ले लिया। कूड़ा उनके लिए सोना है या उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर के ऊपर की छत है, फिर चाहे वह चूती हुई क्यों ना हो, पर एक बालक के लिए और अधिक है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता तो 10 का नोट भी साहिब कहता, उसकी आंख में चमक है। अगर आपको किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसमें से बिना काम नहीं कर देंगे, क्योंकि और पाने की आस बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा का अर्थ वह नहीं जो अब उनके माँ बाप के लिए है। बच्चों के लिए यह विस्मय से लिपटा हुआ बड़ों के लिए एक इसका अर्थ जीवन है। सर्दियों की सुबह पड़ोस के क्लब की बाड़ वाले गेट पर मैं साहिब को खड़ा देखता हूँ, जब वह सफेद कपड़े पहने 2 युवक को टेनिस खेलते देखता है। मुझे यह खेल पसंद है। बूढ़े के पीछे खड़ा संतुष्टि से उसे खेल देखता हुआ वह कहता है, जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ। वह स्वीकार करता है। चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है। साहिब भी टेनिस के शू पहना है, जो उससे रंग उड़े निक्कर और कमीज के साथ अजीब लग रहे हैं। यह किसी ने मुझे दिया है, स्पष्ट कारण के रूप में वह मुझे बताता है। यह बात कि वे जूते किसी रईस लड़के के फेंके हुए हैं, जिसने शायद इसलिए उन्हें पहनने से इनकार कर दिया कि उसमें छेद है। जिसने शायद इसलिए उन्हें पहनने से इनकार कर दिया कि उसमें छेद है, उसे परेशान करती है। नंगे पैर घूमने वाले के लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने के सच होने का सम्मान है। पर जिस खेल में वह इतना ध्यान दे रहा था वह उसकी पहुंच के बाहर था। आज सुबह सुबह मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक जार है। मैं अब सड़क के उस तरफ चाय की रेडी पर काम करता हूँ। दूर इशारा करता हुआ वह कहता है, मुझे 800 रुपए का पूरा भोजन मिलता है। क्या वह काम से पसंद है? मैं पूछता हूँ। मैं पता हूँ कि उसके चेहरे पे वे फिक्र का भाव गायब है। स्टील का जार उस प्लास्टिक की बोरी से भारी लगती है। वह आराम से अपने कंधे पर उठाया करता था। बोरा उसका था। चाय की दुकान का मालिक का था। अब साहिब खुद का मालिक नहीं रहा। सो ये था पहला स्टोरी। दूसरा स्टोरी है हमारा मुकेश द बैंगल मेकर। तो चलिए अब वो स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टोरी है वो है मुकेश की। सो स्टार्टिंग अबाउट दिस स्टोरी। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश ने अपने मालिक खुद होने का ठान रखी है। मैं मोटर मैकेनिक बनने वह घोषणा करता हूँ। तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? मैं पूछता हूँ। मैं कार चलाना चाहता हूँ, मेरी आंख में आंखें डालकर वह जवाब देता है। अपनी चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों में उसका सपना किसी मृग तृष्णा की भांति चमकता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने का धंधा में लगे हैं। वह फूंक मारकर शीशे की चीज बनाने वाली इंडस्ट्री का केंद्र है। लगता है कि यहाँ पर परिवारों की कई पीढ़ियां भट्टी पर काम करती हैं, शीशे जोड़ती और पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ी बनाती हैं। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि हवा और प्रकाश के वंचित अंधेरे कोठरियों में ऊंचे तापक्रम वाली शीशों की भट्टी पर काम करना उस जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। अगर कानूनी लागू किया गया तो वह और उसके जैसे 2000 बच्चे उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाले जा सकते हैं। वहाँ जो वे अपने दिन का समय बिताते हैं, प्राय अपनी आँख की चमक खो देते। मुझे अपने घर ले चलने का प्रस्ताव करते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है। गर्व के साथ वह बताता है कि उसका घर के फिर से बनाया जा रहा है। कूड़े के बंद बदबूदार गलियों को हमने पार किया। गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियाँ जिन्हें घर कहते हैं, उनके कमजोर दरवाजे खिड़कियाँ नहीं हैं। मानव के
और पशुओं के परिवार आदमी जमाने की हालत के साथ साथ रहते हैं। ऐसे ही एक दरवाजे पर वह रुकता है। लोहे की एक कमजोर दरवाजे पर वह जोर से ठोकर मारता है और उसे धक्का देकर खोलता है। हम एक आदवन झोपड़े में प्रवेश करते हैं। सूखे घास के छप्पर से ढके इसके एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाली चूल्हा है, जिस पर एक बड़ा बर्तन में पालक की पत्तियां उबल रही हैं और कटी हुई सब्जियां बड़े अनमूल्य में के थैलों में जमीन पर रखी हुई है। एक कमजोर युवती पूरे परिवार का शाम का खाना बना रही है। धुएं भरी आंख से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश की बड़ी भाई की पत्नी है। उम्र में कोई खास अधिक नहीं, पर घर की बहू के रूप में आदर पाना उसका प्रारंभ कर दिया। 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल ही चुका है, उसका पति मुकेश और उनके पिता का। और जब बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट अपने चेहरे के अधिक निकट ले जाती है। रिवाज की मांग है कि बहू को घर से बड़े पुरुषों का सम्मान मुंह ढकना चाहिए। इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। पहले दरवाजा निर्मित के रूप में वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद वह ना तो अपनी घर की मरम्मत करवा सका और ना ही अपने दोनों लड़के को स्कूल भेज सका। वह केवल इतना ही कर सका कि उन्हें वह सीख दे चारवा अपना जमानत चूड़ियां बनाने की कला। यह उसका कर्म है, उसका भाग्य, मुकेश की दादी कहती है, जिसने स्वयं अपने पति को शीशे की चूड़ियां पर पॉलिश करने वाले धूल से अंधे होते देखा है। क्या भगवान के लिखा मिटाया जा सकता है, उसका अभिप्राय है। मनहरी चूड़ी वाली की जाति के जन्म लेकर उन्हें चूड़िया के अलावा कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियां के गुच्छे धूप से सुनहरी, धान से हरी, गहरी नीली, गुलाबी, बैंगनी, हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से होती है। खाली पड़े आंगन में ढेर लगते हैं और इन 4 पहिए वाली रोड़ियों पर जो इन गंदे मकानों की शहर की गलियां के नवयुवक हाथ से खींचते हुए ले जाते हैं। और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाती तेल की लैंप की लौ के पास लड़के और लड़कियां अपनी माताओं और पिताओं के पास बैठ शीशे की रंगीन टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियां बनाते हैं। उनकी आंख बाहर से प्रकाश की उपेक्षा अंधेरा का अधिक अनुकूल पाती है। यही कारण है कि प्रायः वयस्क होने के पहले ही वे अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। फीकी गुलाबी रंग की ड्रेस पहने सविता नाम की युवती एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी शीशे की टुकड़ा जोड़ रही है। किसी मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ यंत्रवत चलते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है जिन्हें बनाने में वह सहायता कर रही है। यह एक भारतीय महिला का सुहाग का प्रतीक है, वह विवाह के पवित्र मानी जाती है। इसका पता उसे एक दिन अचानक ही लगेगा, जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा, उसके हाथ में लाल मेहंदी होंगे और लाल चूड़ियां उसके हाथों की कलाई पर चढ़ा दी जाएगी। तब दुल्हन बन जाएगी। अपने पास बैठी उस बुजुर्ग महिला की तरफ जो बहुत पहले दुल्हन बनी थी। चूड़ियां तो उसके हाथों में अब भी हैं, पर आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त सिर भरा खाना में नहीं खाया, प्रसन्नता से वंचित आवाज में वह कहता है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भरपेट खाना नहीं खाया है और यह उसकी कमाई है। लहरती हुई दाढ़ी वाला उसका बूढ़ा पिता कहता है, मुझे चूड़ियां के अलावा कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना किया है कि स्वपरिवार के रहने के लिए मकान बनवा लिया। उसकी बात सुनकर लगता है कि उसने कुछ ऐसा पा लिया है जो बहुत से लोग अपने जीवन में नहीं पा पाते। उसके सिर पर के ऊपर छत है। चूड़ियों के धंधे के चलने के अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिए धन का ना होना, पेट पर भोजन की भी ना होने के रोना हर घर में सुनाई देता है। नवयुवक भी अपने बड़ों के रोनों को दोहराते हैं। लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। मस्तिष्क के सद्वत कर देने वाले वर्षों का परिश्रम ने सारे नेतृत्व क्षमता और स्वप्न देखने का समर्थक को मार दिया। आप लोग मिलकर एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते? मैं नवयुवक को एक ऐसे समूह से पूछता हूँ जो दलालों के बुरे में चक्कर में फंसा है, जिसने अपने पोताओं और पूर्वजों को भी फांस रखा है। अगर हम संगठित भी हो जाए तब भी पुलिस हम ही को पकड़ेगी, पीटेगी और किसी गैर कानूनी काम को करने के नाम पर जेल में डाल देगी। वे कहता है, उनके बीच कई नेता नहीं है,
कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें चीज का अलग ढंग से देखने में मदद करे। उनके पिता भी उन्हीं के समान थके हुए हैं। वे एक क्वाइल में अंतहीन ऐसी बात करते जाते हैं कि जो करीब की घृणा से लालचा और लालच से अन्य की ओर ले जाता है। उनकी बात सुनकर मुझे दो भिन्न संसार दिखाई देता है। एक परिवार का जो गरीबी में फंसा है और अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा है। दूसरा साहूकार, दलाल, सिपाही, कानून के रखवाले, सरकारी अफसरों और राजनीतिक का है। इन सब ने मिलकर बच्चों के ऊपर क्या बोझ डाल दिया है जिससे वह उतर नहीं सकते। कुछ चेतना जागने से पहले ही वह उसे अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। कुछ और करने का अर्थ होगा हिम्मत करना, और हिम्मत करना उसका लालन पालन का हिस्सा नहीं है। जब मैं मुकेश के अंदर उसकी एक चिंगारी देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह दोहराता है, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा, पर गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल चलूंगा। वह जिद करता है, क्या तुम जहाज उड़ाने का सपना भी रखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, धरती की ओर देखता हुआ कहता है। उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक असमंजस है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदला है। वह उन कारों के सपने को संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर के ग्वालियों में भागता देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर जहाज बहुत कम उड़ते हैं। तो यहाँ हमारी स्टोरी खत्म हुई, द लॉस्ट स्प्रिंग। अगर आपको कहीं क्वेरीज है स्टोरी में या आपको किसी और चैप्टर या बुक पे स्टोरी चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज।